हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस रहेगा। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर 9 को कंटिन्यू करते हुए थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसमें जो है पढ़ेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है और ये हमारी लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ जो डेली लाइफ है उसमें किस तरह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, यू टोल्ड मी दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स दैट वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आज की ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बट व्हाई इज़ इट सो। तो आज की ज्ञान की क्वेरी यह है कि जिज्ञासा दीदी, आपने मुझे बताया था, तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो फोर्सेस होती हैं दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो फोर्सेस हैं वो हमेशा पेयर में काम करते हैं एंड दे ऑलवेज वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? सो ज्ञान, इट इज़ ट्रू दैट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर में काम करते हैं एंड बोथ अपोज ईच अदर, और दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये किसके कारण है? ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। अब समझेंगे कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्या है। According to the third law of motion, when one object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on the first object. इस जो मोशन है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उतना ही फोर्स दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो पहली जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सर्ट करता है, लेकिन वो फोर्स जो है किस में होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ए कोई जो है आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट है, ये बी के ऊपर फोर्स लगाएगा तो बी भी जो है ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, इक्वल अमाउंट का फोर्स होगा, बट हमेशा पॉजिटिव जो है वो उसके जो है क्या होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी अगर हम इसको पॉजिटिव फोर्स कहेंगे तो इसको हम नेगेटिव फोर्स कहेंगे। क्लियर है? यानी एक तरह से क्या होगा, वो जो है उसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। फर्स्ट फोर्स इज कॉल्ड द एक्शन एंड सेकंड फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन। अब फर्स्ट जो फोर्स है वो एक्शन होगा और इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है उसको हम रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी किक अ फुटबॉल वी अप्लाई एक्शन फोर्स। जब हम फुटबॉल को पैर से किक करते हैं तो ये क्या है, ये एक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो फुटबॉल है वो हमारे पैर के ऊपर फोर्स लगाएगा और हमारे पैर को जो है एक तरह से पेन जो फील होता है वो किसके कारण, वो रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन होता है बट इट इज़ ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ठीक है, हमेशा टू डिफरेंट बॉडीज़ पे लगता है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके समझेंगे। लेट्स कंसिडर टू स्प्रिंग बैलेंसेज ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। हमारे पास दो स्प्रिंग बैलेंस हैं ए एंड बी, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिक्स द अपर एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस ए टू अ फिक्स्ड एंड ऑन अ टेबल और वॉल। तो हमें क्या करना है, जो ए स्प्रिंग बैलेंस है उसको हमें वॉल के ऊपर जो है फिक्स कर देना है। ठीक है, कीप दैम हॉरिजॉन्टली एंड पुल द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस बी बाय हैंड। आपको जो अर्थ है उसके पैरेलल इसको इस तरह से खींचना है।
आप इस तरह से फंसा के इसको हमने स्प्रिंग बैलेंस ए को दीवार के ऊपर लगा दिया और बी को जब हम खींचते हैं, हमने क्या किया, हमने बी को स्ट्रेच किया। जब हमने बी को स्ट्रेच किया तो हमने देखा ए भी जो है क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है और जो रीडिंग आती है वो दोनों में इक्वल आती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर रीडिंग जो है इस तरह से नीचे की तरफ होगी तो इसमें ऊपर की तरफ आएगी। क्लियर है? वी नोटिस दैट रीडिंग ऑफ फोर्स इन बोथ द बैलेंस इज सेम। जो रीडिंग आएगी फोर्स की वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन वो किस में होगी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इन दिस सेटअप the amount of action force applied by A on B is equal to the reaction force applied by B on A। इसमें जितना फोर्स जो है यहाँ पर A ने B पर लगाया उतना ही जो फोर्स है रिएक्शन की फॉर्म में वो B ने A पर लगाया, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है, गेट हार्म्ड व्हेन प्लेयर कोलाइड ईच अदर इन द गेम। अगर दो प्लेयर हैं और वो आपस में टकरा जाते हैं तो दोनों को ही चोट का, दर्द का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जो है एक्शन और रिएक्शन करते हैं। एक टकराया, एक्शन था, दूसरे को जो है दूसरा क्या होगा, टकराने के बाद रिएक्शन होगा, जिसके कारण पहले वाले को भी दर्द का अनुभव होता है। किसके कारण? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। सेकंड देखिए, कैन वी एबल टू वॉक ऑन ए पाथ। हम जो चल पाते हैं ज़मीन के ऊपर, किसके कारण? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। एक्चुअली जब हम ज़मीन को जो है एक फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है वो कैसा होता है, वो फोर्स नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है और बैक की तरफ लगता है। आपने देखा है कि जब हम चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की ओर धकेलते हैं, तो वो फोर्स नीचे की तरफ और पीछे की तरफ लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्शन कहते हैं। और इसकी रिएक्शन क्या होगी कि जो फ्लोर है, जो अर्थ है, वो हमें ऊपर की तरफ और आगे की तरफ जो है फोर्स लगाती है, जिसके कारण हम आगे की तरफ चल पाते हैं। तो हम चलते हैं किसके कारण? थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। थर्ड जो आपको यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, वो है रिकॉइलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम इट। जब बुलेट जो है आगे की तरफ, यानी गोली जब बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है। अब गोली के ऊपर जो है क्या लगा है, एक तरह से फोर्स लगा है, ये एक्शन था। और रिएक्शन क्या होगा कि गोली जो है वो बंदूक को पीछे की ओर रिकॉइल करती है, धकेलती है, जिसके कारण जो बंदूक चलाने वाला है उसको एक झटका अनुभव होता है। और उस झटके को बैलेंस करने के लिए जो बंदूक चलाने वाला है, सोल्जर है, वो क्या करता है, वो बंदूक को अपने कंधे से सटा कर रखता है, जिसके कारण वो जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा वो उसको बैलेंस कर सके। अगर सिंपल हाथों से वो मारेगा तो उसका निशाना चूक सकता है, ठीक है, तो इसीलिए वो उसको कंधे पर रखता है। नंबर 4 है मूविंग ऑफ ए रॉकेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इग्निशन। इग्निशन यानी जब रॉकेट को जलाया जाता है तो वो क्या होता है, वो आगे की तरफ भागता है। आप अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे आप रॉकेट चलाओगे तो आप क्या देखोगे, जब नीचे की तरफ से उसको आग लगाते हो तो वो ऊपर की तरफ भाग जाता है। क्यों भागता है? जब आप आग लगाते हो तो उसके अंदर जो फ्यूल है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, ये एक्शन हो गया। और जो अर्थ है एक तरह से, जो फ्यूल है उसने क्या किया, उसने उसको ऊपर की तरफ जो है क्या किया, पुश किया, वो रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से एक्शन एंड रिएक्शन होता है। सो जो रॉकेट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। नंबर 5 जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द बोट मूव बैकवर्ड व्हेन द सेलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब सेलर जो है वो फॉरवर्ड, जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है जब सेलर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। आपने देखा होगा कि जो बोट हैं उनको जब रोकने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है, रस्सी को पकड़ा जाता है या बांधा जाता है, तब बोट से उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोट से उतरते हैं तो जो बोट है वो पीछे की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? हम अपने पैर से जो है एक्शन कर रहे हैं,
हम अपने पैर से उसको धकेलेंगे, ठीक है, तो बोट भी क्या करेगी, एक तरह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो इसीलिए जो बोट है, हम पैर जब आगे की तरफ रखेंगे तो बोट जो है वो क्या जो होगी, पीछे की तरफ जाती है। इसीलिए जो है उसको एक तरह से बांधा जाता है। नंबर 6 है बाउंसिंग बैक ऑफ प्लेयर बाय ट्रैम्पोलिन व्हेन ही जंप ऑन इट। ठीक है, जब प्लेयर जो है वो ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करता है तो ये अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जब आप ट्रैम्पोलिन पे एक बार जंप करोगे तो उतना ही फोर्स जितना आपने लगाया उसके ऊपर जंप करने के लिए, उतना ही ट्रैम्पोलिन आपके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसके कारण हम उछल पाते हैं। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा आप उछल पाओगे। नंबर 7 द बॉल गेट रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन वी हिट इट ऑन द वॉल। जब हम बॉल को हिट करते हैं वॉल के ऊपर तो ये क्या होती है, ये बाउंस बैक होती है। ये भी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, हम बॉल को मारते हैं, वो एक्शन है, वापस आती है वो रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर जो है हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So when one object exert force on another, the other object also exert force back on the first object. This is called the third law of motion. ये क्या कौन सा लॉ होगा, ये होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड देखिए, shall we ever be able to write if the force we apply on pen is not revert back by the paper? Why? यानी क्या अगर जो पेन के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स रिवर्ट बैक ना हो पेपर के द्वारा, तो क्या हम लिख पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। हम जो बोर्ड के ऊपर लिख पाते हैं, पेन से लिख पाते हैं, वो केवल एंड केवल थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। किस तरह से, जब हम पेन से पेपर के ऊपर लिखते हैं तो पेपर जो है वो एक रिवर्ट फोर्स लगाता है, उस रिवर्ट फोर्स के कारण ही हम पेपर के ऊपर लिख पाते हैं। सो इफ़ द पेपर डज नॉट रेजिस्ट द फोर्स exerted by us on the pen, we would never have been able to write. Writing is possible due to friction which is kind of force. तो जो फ्रिक्शन है, जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, उसी के कारण हम लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है why does a soldier hold the rifle on his shoulder before firing a bullet from it? हमने अभी समझा कि सोल्जर जो है वो राइफ़ल को अपने शोल्डर पे होल्ड करता है बुलेट को फायर करने से पहले। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन द राइफल ब्लो बैकवर्ड आफ्टर फायरिंग द बुलेट। बुलेट आगे की तरफ जाएगी तो एक फोर्स एक्सर्ट करती हुई आगे की तरफ जाएगी, और फोर्स जो है वो बुलेट के जो है वो जो हमारे पास गन है उसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगेगा राइफ़ल के ऊपर, जिसके कारण जो सोल्जर है वो क्या करता है, राइफ़ल को अपने कंधे पर रखता है ताकि जो रिवर्ट फोर्स है वो बैलेंस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 राइट एनी 3 यूजेस ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। तो आंसर आप लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे आपको डेली लाइफ में 3 यूजेस लिखने हैं, वॉक ऑन द पाथ, सेकेंड राइटिंग विद अ पेन ऑन द नोटबुक, थर्ड है बाउंस ऑफ द बॉल इन क्रिकेट। ठीक है, बॉल जो क्रिकेट में बाउंस होती है दैट इज़ ओनली ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है वॉकिंग के प्रोसेस को, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। सो आंसर लिखेंगे, समझ हम पहले भी चुके हैं। फॉर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, हम जो ग्राउंड है उसको बैकवर्ड पुश करते हैं विद द फिट, और नीचे की तरफ करते हैं। ड्यू टू विच द ग्राउंड ऑल्सो पुशेज अस फॉरवर्ड, और जो ग्राउंड है वो हमें आगे की तरफ जो है क्या करता है, पुश करता है, एंड वी मूव फॉरवर्ड। दैट्स वी अप्लाई बैकवर्ड फोर्स ऑन द ग्राउंड विद द फिट, एंड ड्यू टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द ग्राउंड exert a force on us and we move forward. Because of this process we start running continuously, और इस प्रोसेस के कारण हम कॉन्टीन्यूसली जो है रन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।